अगला टॉपिक है वो अपन फार्मेकोलॉजी में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सीएनएस में पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म पहले अपन ने पढ़ा था सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स के बारे में। आज हम बात करेंगे पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म क्या? पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, डोपामीन और एसिटाइलकोलिन दोनों बैलेंस रहते हैं तो ब्रेन ठीक रहता है, कोई डिजीज़ नहीं होता है। लेकिन जब एक भी कम हो जाता है तो बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। डोपामीन अगर कम होता है तो पार्किंसोनिज्म हो जाता है। एसिटाइलकोलिन अगर कम होता है तो अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। डोपामीन कम होता है तो पार्किंसोनिज्म हो जाता है। अगर एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्जाइमर डिजीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए डोपामीन कितने हैं, 100 हैं, एसिटाइलकोलिन भी कितने हैं, 100 हैं, तो ये बैलेंस है। अगर डोपामीन कितने हो गए, 50 हो गए, तो ये अनबैलेंस है, तो इसको क्या हो जाएगा? पार्किंसोनिज्म हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 50 डोपामीन और दे सकते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन को भी हम कम कर सकते हैं, अगर बैलेंस वैसे नहीं कर पा रहे तो जो ज़्यादा हैं उसको कम कर देंगे तो भी दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, तो भी पार्किंसोनिज्म है वो ठीक हो सकता है। अब अपन बात करेंगे कि डोपामीन आया कहाँ से, कैसे बना डोपामीन। डोपामीन कैसे बना, बात यह है कि डोपामीन कैसे बना। तो सबसे पहले बाहर से आया टायरोसिन। कौन आया? टायरोसिन। कौन आएगा बाहर से? टायरोसिन आ गया अंदर। टायरोसिन ने एंट्री मान ली। टायरोसिन क्या करेगा? डोपामीन बनाएगा। क्या बनाएगा? डोपा बनाएगा। डोपा से क्या बनेगा? डोपा से क्या बनेगा? डोपामीन। और ये डोपामीन किस में आ जाएगा? वेसाइकल में आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। फिर ये दूसरे रिसेप्टर्स पे काम करेगा। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं उन पे क्या करेगा? ये डोपामीन काम करेगा। इस तरीके से डोपामीन की वो है चलता रहता है। डोपामीन ऐसे इंक्रीज होता रहता है। तो सबसे पहले अपन डोपामीन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अपन कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं? तो अगर अपन पेशेंट को अकेला डोपामीन देते हैं तो वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ओनली डोपामीन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो किस फॉर्म में देंगे? जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए तो वो देते हैं एल डोपा। कौन सा देते हैं? एल डोपा। एल डोपा देते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे कि आप मान लीजिए ये अपना ब्रेन है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये आर्टरी है, इसमें क्या है? ड्रग्स पड़ी है, एल डोपा है। क्या है? एल डोपा। और ये एल डोपा यहाँ आ जाएगा, इस फॉर्म में है ये एल डोपा। अपने को क्या चाहिए? डोपामीन। ये कैसे बनेगा? ये डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, वो एल डोपा को तोड़ के क्या बना देता है? डोपामीन बना देता है। क्या बना देता है? डोपामीन बना देता है। तो ये एल डोपा ब्लड में भी रहेगा। तो ये एल डोपा ब्लड में है तो यहाँ भी डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ भी है, ये भी इसको क्या बना देगा? डोपामीन बना देगा। ये भी इसको डोपामीन बना देगा। तो क्या होगा? डोपामीन है वो पेरिफेरल में क्या करेगा? D1 रिसेप्टर पे काम करेगा, बीटा 1 पे काम करेगा, अल्फ़ा 1 पे काम करेगा। D1 रिसेप्टर पे काम, D1 कहाँ पे होते हैं? ब्लड वेसल्स पे होते हैं। तो क्या होगा? ये क्या करेगा? वेजो डायलेशन करेगा। वेजो डायलेशन करेगा तो बीपी कम होगी,
तो हाइपोटेंशन कर सकता है। और अगर ये बीटा 1 कहाँ पे होते हैं, बीटा 1 हार्ट पे होते हैं, तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। अल्फ़ा 1 कहाँ पे होते हैं, अल्फ़ा 1 भी कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल्स पे होते हैं, तो ये भी बीपी को इंक्रीज करते हैं। आई में भी होता है, ये मिड्रियासिस करके क्या कर देगा, ग्लूकोमा कर देगा, क्या कर देगा, ग्लूकोमा कर देगा। और जो ये एरिया आपको दिख रहा है बाहर, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, CTZ। CTZ है तो इससे क्या होगा, वोमिटिंग भी होगी, नोजिया वोमिटिंग। हर ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट होता है कॉमनली, मोस्ट कॉमनली क्या क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग, तो ये सब में देखने को मिलते हैं। लेकिन एंटीमेटिक और एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं, उनमें ये नहीं देखने को मिलते हैं। तो डोपामीन को एल डोपा के रूप में दिया, तो पेरीफेरी में अगर डी कार्बोक्सिलेज, डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो डोपामीन को एल डोपा को डोपामीन में बदल देगा। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इनको इनिबिट करने वाली दवाई चाहिए, डी कार्बोक्सिलेज, डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनिबिट करने वाली ड्रग्स चाहिए। तो वो ड्रग्स है कार्बिमाजोल। कौन सी है, कार्बिडोपा। कौन सी है, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा बेनसिराजिडी। ठीक है, तो ये कार्बिडोपा बेनसिराजिड है, ये क्या करेगी, डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज को इनिबिट करेगी। और तो ये इनिबिट इसको भी कर सकती है क्या, जो ब्रेन में है उसको इनिबिट नहीं करेगी, ओनली पेरिफेरल वाले को डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज को इनिबिट करेगी। तो यहाँ पे डोपामीन नहीं बनेगा, और लेकिन ब्रेन वाला है वो एक्टिव रहेगा, उससे डोपामीन बनता रहेगा। क्या रहेगा, डोपामीन बनता रहेगा। लेकिन अगर अपन ने एल डोपा के साथ B6 विटामिन B6 दे दिया तो क्या होगा, तो ये डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं होने देगा। ठीक है, ये पेरिफेरी वाली एक्टिविटी को बढ़ा देगा, तो इसलिए कभी भी एल डोपा के साथ विटामिन B6 नहीं देते हैं। ठीक है, अब जो डोपामीन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, मान लीजिए ज़्यादा डोपामीन हो गया तो क्या होगा, अब ज़्यादा डोपामीन हो जाएगा तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन कम हो जाएगा, तो डोपामीन ज़्यादा हो गया तो पेशेंट साइकोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइकोसिस। साइकोसिस प्रॉब्लम हो जाएंगी उसको, डोपामीन इंक्रीज होने से साइकोसिस ही होता है। और एंटी साइकोसिस ज़्यादा दे देते हैं तो क्या हो जाता है, पार्किंसोनिज्म हो जाता है, क्योंकि डोपामीन हद से ज़्यादा कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पार्किंसोनिज्म हो जाता है। तो एंटी साइकोसिस और पार्किंसोनिज्म ड्रग्स हैं वो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अगर किसी पेशेंट की साइकोसिस ड्रग्स चल रही हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चल रही हैं, तो क्या होगा, डोपामीन अगर ज़्यादा कम हो गया तो उसको पार्किंसन हो सकता है। अगर किसी की क्या चल रही हैं, पार्किंसन के लिए जो ड्रग्स चल रही हैं उसमें डोपामीन ज़्यादा हो गया तो भी क्या हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है अपना। सबसे पहले था एल डोपा, कौन सा था, एल डोपा था। साइकोसिस में भी क्या होता है, अबनॉर्मल मूवमेंट होता है, अबनॉर्मल मूवमेंट। तो अबनॉर्मल मूवमेंट में क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं डिस्काइनेजिया। क्या बोलते हैं, डिस्काइनेजिया। डिस्काइनेजिया और अबनॉर्मल बिहेवियर जैसे कि हेलुसिनेशन, अबनॉर्मल अबनॉर्मल मूवमेंट को कहते हैं डिस्काइनेजिया। और अबनॉर्मल बिहेवियर अबनॉर्मल बिहेवियर होगा तो क्या होगा, जैसे कि
हेलुसिनेशन, वो क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो सबसे पहली जो ड्रग्स है अपन वो पढ़ चुके हैं कि डोपामिन को कैसे इंक्रीज करना है बच्चों, कैसे इंक्रीज करना है डोपामिन को, वो अपन ने देख लिया है। दूसरी दवाई है डोपामिन को रिलीज करने वाली, कौन सी, डोपामिन को रिलीज करने वाली। और डोपामिन को रिलीज करने वाली जो ड्रग्स है उसका नाम है एमेंटाडीन। क्या है, एमेंटाडीन। कौन सी दवाई है, एमेंटाडीन। एमेंटाडीन है वो वैसे तो किसकी यूज में ली जाती थी पहले, इन्फ्लुएंजा वायरस के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती थी। किसके, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके लिए ट्रीटमेंट में यूज में लेते थे। इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस की ट्रीटमेंट में यूज में आती थी एमेंटाडीन। बाद में पता चला कि ये एंटीसाइको मतलब पार्किंसनिज्म में भी यूज कर सकते हैं इसको। इसके साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, एंकल इडिमा, ठीक है, घुटने में क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। एंकल एडिमा के अलावा है लिविडो रेटिकुलेरिस, लिविडो रेटिकुलेरिस होती है, जो स्किन है वो जालीदार दिखती है। तो ये दो इसके क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन एमेंटाडीन में बाद में पता चला कि ये एमेंटाडीन है वो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काइनेजिया, इसका ट्रीटमेंट कर रही है, डिस्काइनेजिया का, डिस्काइनेजिया। डिस्काइनेजिया के लिए ट्रीटमेंट में यूज होती है एमेंटाडीन, ठीक है, इसमें यूज होती है डिस्काइनेजिया की ट्रीटमेंट में। अब ये डिस्काइनेजिया को ट्रीटमेंट कैसे करती है, ये NMDA रिसेप्टर्स होते हैं ना, NMDA रिसेप्टर की क्या होती है, एंटागोनिस्ट होती है। क्या होती है, एंटागोनिस्ट होती है। ये एमेंटाडीन डिस्काइनेजिया का ट्रीटमेंट करती है। तो ये थी अपनी एमेंटाडीन जो क्या कर रही थी, डोपामिन के रिलीज को बढ़ा रही थी। तो पार्किंसन में अपन ने क्या करना है, डोपामिन के रिलीज को ही बढ़ाना है। तो पहली थी डोपामिन को बढ़ाने के लिए एल डोपा दे रहे थे ब्रेन में, कैसे डोपामिन को पहुंचाया जाए, तो एल डोपा के रूप में अपन ने डोपामिन पहुंचा दिया। और दूसरी थी अपनी एमेंटाडीन। अब ये जो डोपामिन यहाँ रिलीज हुआ है इसको कुछ एंजाइम है वो तोड़ देते हैं। वो एंजाइम है उनका नाम क्या है, उनका नाम है माओ, माओ और कॉमेट। क्या है, कॉमेट। माओ और कॉमेट ये क्या करते हैं, डोपामिन को तोड़ देते हैं। तो इसलिए इनको भी इनहिबिट करने की ज़रूरत है। तो अब अपन MAO, माओ AO, तीसरी दवाई है वो क्या पढ़ेंगे, MAO को इनहिबिट करने वाली और कॉमेट को इनहिबिट करने वाली। MAO इनहिबिटर्स और कॉमेट को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स। माओ इनहिबिटर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, A और B। A और B, A फॉर ऑल,
जितनी भी जितना भी जहाँ भी ये पाए जाते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं बॉडी में। ऑल प्लेस, ठीक है। बी है वो ओनली किस में पाए जाते हैं? ब्रेन में। किस में? ब्रेन में। किसमें पाए जाते हैं? ब्रेन में। बी है वो ओनली ब्रेन में पाए जाते हैं, तो अपने काम के बी वाले हैं। तो बी वाले क्या करते हैं? बी वाले जो ब्रेन वाले हैं वो डोपामीन को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? डोपामीन को तोड़ देते हैं। तो अपने काम के सिर्फ बी वाले हैं, ए वाले अपने काम के नहीं हैं, तो उनके बारे में अपन नहीं देखेंगे। और जो ए वाले हैं, माओ बी इनिबिटर्स, माओ बी इनिबिटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? माओ बी इनिबिटर्स, जैसे पहला है सिलेजिलिन, सिलेजिलिन। दूसरा है रासाजिलिन। कौन सा है? रासाजिलिन। रासाजिलिन, सिलिजिलिन और सफिनामाइड। सफिनामाइड। तो ये हैं क्या? माओ इनिबिटर्स। जब ये डोपामिन ब्रेन वाला बी, ब्रेन माओ बी है, जब डोपामिन को तोड़ता था तो क्या रिलीज होते थे? फ्री रेडिकल्स रिलीज होते थे। क्या रिलीज होते थे? फ्री रेडिकल्स रिलीज होते थे। और जो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं वो क्या करेंगे? न्यूरॉन को डिजनरेट करेंगे, यानी कि न्यूरॉन को डिजनरेट कर देंगे। अब क्या होगा? अगर अपन माओ इन बी इनिबिटर्स देंगे तो ये फ्री रेडिकल्स रिलीज नहीं होंगे, ये कम हो जाएंगे, तो न्यूरॉन डिजनरेशन है वो भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो माओ बी इनिबिटर कौन कौन से हैं? सिलाजिलिन, रासाजिलिन और सफेनामाइड। अब अपन पढ़ेंगे कोमेट इनिबिटर्स। कोमेट इनिबिटर है वो है टोलकापोन। कौन सा है? टोलकापोन। कौन सा है? टोलकापोन। टोलकापोन। फिर है एंटाकैपोन। जो एंटाकैपोन है वो आजकल क्या है? यूज होता है। टोलकापोन है वो यूज नहीं होता है। टोलकापोन यूज क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्या करता है? टॉक्सिक है, लीवर के लिए क्या है? घातक है, लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है, इसलिए टोलकापोन आजकल यूज नहीं करते हैं। फिर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? देखो पीछे चलो, पीछे वाला डायग्राम कहाँ गया? अच्छा आगे बढ़ रहा है क्या? ये अपन ने एमईओ को इनहिबिट कर दिया, कोमेट को इनहिबिट कर दिया, रिलीज भी कर दिया। चौथा नंबर है जो ये रिसेप्टर्स हैं, इनके पर डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ाना है। डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? अब डोपामीन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे डोपामीन रिसेप्टर। डोपामीन रिसेप्टर पे जो काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डोपामीन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पास जो डोपामीन एगोनिस्ट हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो अर्गोट, क्या है? अर्गोट। दूसरा है नॉन अर्गोट। जो ये अर्गोट है ये क्या है? क्लेविसेप्स फंगस है। ये क्या है? फंगस है, क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा क्या होती है? फंगस होती है, उससे ये निकला हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरा। इर्गोट क्या है? फंगस है। तो इसमें जो नॉन इर्गोट है वो अपने काम का है।
इर्गोट है वो ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें 2 ड्रग्स होती हैं, एक तो है प्रीगोलिड, प्रीगोलिड प्रीगोलिड और दूसरी है वो है ब्रोमोक्रिप्टीन। क्या है? ब्रोमोक्रिप्टीन। तो जो प्रीगोलिड है और ब्रोमोक्रिप्टीन है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करेंगे? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित हो जाएगी, यानी कि न के बराबर ब्लड जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? गैंग्रीन। क्या हो जाएगा? गैंग्रीन। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उससे क्या होगा? गैंग्रीन होगा, और ये फाइब्रोसिस करते हैं। क्या करते हैं? फाइब्रोसिस। और जो ये प्रीगोलिड है, ये क्या करती है? ये स्पेशल फाइब्रोसिस करती है। किस में करती है? जो कार्डियक वॉल होते हैं ना, उनमें फाइब्रोसिस करती है। कार्डियक वॉल में क्या करती है? फाइब्रोसिस करती है। तो ये थी अपनी इर्गोट। अब जो नॉन इर्गोट हैं वो अपने पास 2 तरीके की हैं। कितने तरीके की हैं? 2 तरीके की हैं। प्रामीपैक्जोल, प्रामीपैक्जोल, और दूसरी है रोपिनिरोल। कौन सी है? रोपिनिरोल। रोपिनिरोल रोपिनिरोल और प्रेमीपैक्जोल, ये क्या हैं? ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग हैं। क्या हैं? लॉन्ग एक्टिंग हैं। बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग एक्टिंग है, और इसमें इनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको क्या कर दिया गया है? ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पार्किंसोनिज्म में। ड्रग ऑफ चॉइस हैं प्रॉक्सिमल, प्रेमिपेक्सोल और रोपिनिरोल है। वो क्या है? पार्किंसोनिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस हैं। दोनों को याद रखना है, यही 2 काम की हैं। बाकी ये भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन इर्गोट और इर्गोट। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्किंसोनिज्म मेडिसिन में भी पढ़ोगे, प्रामीपैक्सोल और रोपिनिरोल। ठीक है, तो ये अपनी थी ड्रग ऑफ चॉइस। और उनमें क्या नहीं होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, फाइब्रोसिस भी नहीं होता है, दोनों प्रॉब्लम नहीं होती हैं, तो उनको ड्रग ऑफ चॉइस बोल दिया गया है पार्किंसोनिज्म में। और जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस है। ये दोनों क्या हैं? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस है रोपिनिरोल और प्रेमीपैक्सोल। ये दोनों क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस हैं। इनके साइड इफेक्ट, प्रोमीपैक्सोल और रोपिनिरोल है, इसके साइड इफेक्ट भी हैं कुछ। क्या साइड इफेक्ट हैं? वो देख लो साइड इफेक्ट। पहला साइड इफेक्ट है हाइपर सोमनिया। सोमनीजिया। और दूसरा है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है कंपल्सिव शॉपिंग, यानी पैसे हैं नहीं और हद से ज़्यादा शॉपिंग कर ली, तो ये क्या है? इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। दूसरा क्या है?
इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर दूसरा है पैथोलॉजिकल गैम्सलिंग। पैथोलॉजिकल गैम्सलिंग इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है बिना काम की। तो ये थे दो साइड इफ़ेक्ट, हाइपरसोमनिया और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, और कंपल्सिव शॉपिंग और पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। ये दोनों क्या थे अपने डिसऑर्डर थे। ठीक है, फिर है अपने पास क्या, चौथे नंबर पे अपने को क्या करना था। चौथा नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था, ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसनिज्म। अब बात करेंगे ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसनिज्म, इसकी बात करेंगे। ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसनिज्म, ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसनिज्म जैसे कि ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसोनिज्म हो गया तो अपन क्या दे सकते हैं, एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर्स दे सकते हैं। एसिटाइल को इनहिबिट कर दें, या कोई दवाई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन है वो क्या बढ़ रहा है, और उसको इनहिबिट करने के लिए उससे क्या हो रहा है, पार्किंसोनिज्म हो रहा है। तो पार्किंसोनिज्म है उसके अंदर अपन क्या देंगे, पार्किंसोनिज्म इंड्यूस ड्रग हैं वो क्या करती हैं, वो जो MAO और COMT होता है इसको इनहिबिट कर देती हैं, यानी कि इसका डीजनरेट नहीं होने देती हैं, डोपामिन को बढ़ा देती हैं, और उससे क्या हो जाता है, तो ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसोनिज्म होता है उसमें एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर्स ड्रग्स देते हैं। जैसे कौन कौन सी ड्रग्स हैं, बेंजहेक्सोल, कौन सी है, बेंजहेक्सोल, कौन सी है, बेंजहेक्सोल, और एक है बेंजोट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन। तो ये दोनों क्या हैं, ड्रग ऑफ चॉइस हैं पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस बेंजहेक्सोल और बेंजोट्रोपिन। अब जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो प्रकार के होते हैं। तो जो फर्स्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, H1 हिस्टामिन वाला ग्रुप होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो फर्स्ट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, और एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसलिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक ड्रग होती है उसे बोलते हैं प्रोमेथाजीन, क्या बोलते हैं, प्रोमेथाजीन, 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 प्रोमेथाजीन है वो क्या है, H1 रिसेप्टर में फर्स्ट जनरेशन होता है उसमें एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये था अपना पार्किंसनिज्म में। कुछ बात और हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो याद कर लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसनिज्म के लिए क्या है, पार्किंसोनिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मैंने बताई थी, रोपिनरोल या प्रेमीपैक्सोल। प्रोमीपैक्सोल,
या रोपिनिलोल। फिर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के लिए क्या है? ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के लिए एसिटाइल कोलिन इनिबिटर्स। कौन सी हैं? एसिटाइल कोलिन इनिबिटर, जैसे बेंजहेक्सोल और बेंजोट्रोपिन, ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस हैं। और मोस्ट इफेक्टिव या गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ ले तो कौन सी होगी? एल डोपा। क्या होगा? एल डोपा। तो ये था अपना पार्किंसनिज्म। पार्किंसोनिज्म में हमने शुरुआत में क्या पढ़ा? बताया कि डोपामीन और एसिटाइलकोलिन के लेवल को बराबर करना है। तो पार्किंसन डिजीज में डोपामीन है वो ही कम हो जाता है, इसलिए उसको बढ़ाना होता है। तो डोपामीन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एल डोपा देते हैं, क्योंकि डोपामीन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। एल डोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके एल डोपा ब्रेन में जाता है, तो डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में वो किस में बदलता है? डोपामीन में बदलता है। यही कहानी पेरीफेरी में होती है। तो पेरीफेरी में भी डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज होता है, वो एल डोपा को डोपामीन में बदल देता है। तो डोपामीन है वो क्या क्या कर सकता है? D1 रिसेप्टर पे काम करता है, बीटा 1 पे करता है, अल्फा 1 पे करता है। D1 रिसेप्टर है वो ब्लड वेसल्स पे होता है, तो वो क्या करेगा? बीपी को कम करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा उसमें। और बीटा 1 है वो हार्ट पे होता है, टेकिकार्डिया इनके हार्ट रेट बढ़ाएगा। और अल्फा 1 है वो ब्लड वेसल्स पे बीपी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और मेड्रियासिस करके ग्लूकोमा कर सकता है आंख में। और फिर अपन ने पढ़ा था कि पेरीफेरल जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज है उसको इनिबिट करने वाली एक दवाई थी कार्बिडोपा, वो देंगे तो उससे क्या होगा? पेरीफेरी में जो एल डोपा है वो एल डोपा के रूप में रहेगा, डोपामीन में नहीं बदलेगा। वो फिर ब्रेन में ज़्यादा जाएगा। ब्रेन वाला डोपा डीकार्बोक्सिलेज है उसको कुछ नहीं होगा, वो काम करेगा। अगर डोपामीन CTZ एरिया को में जाएगा तो क्या होगा? वोमिटिंग नोजिया होगी, जो हार्ट अटैक्स के साथ होती है। डोपामीन इंक्रीज होता है तो क्या हो सकता है? पेशेंट साइकोसिस हो सकता है। साइकोसिस में 2 सिम्टम आते हैं, अबनॉर्मल मूवमेंट डिस्काइनेजिया बोलते हैं, और अबनॉर्मल बिहेवियर लाइक हेलुसिनेशन, तो ये होता है। फिर अपन ने दूसरी दवाई पढ़ी थी कि डोपामीन के रिलीज को इंक्रीज कर दें। तो रिलीज को इंक्रीज करने के लिए अपन ने एमेंटाडीन देखी थी। एमेंटाडीन है वो ड्रग किसके लिए बनी थी? इन्फ्लुएंजा ए वायरस के लिए बनी थी, लेकिन उसके 2 साइड इफ़ेक्ट थे। पहला साइड इफ़ेक्ट तो क्या था कि वो क्या करती है? अपनी जो स्किन है उसको जालीदार बना देती है, लिविडो रेटिकुलरिस कर देती है। क्या कर देती है? लिविडो रेटिकुलरिस कर देती है। दूसरा था कि एल्कलाइन एडिमा है, घुटने पे क्या कर देती है? सूजन कर देती है। फिर अपन ने कहा कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो डिस्काइनेजिया के लिए क्या है? एमेंटाडीन है, क्योंकि ये NAMD रिसेप्टर की क्या होती है? एंटागोनिस्ट होती है। तो एमेंटाडीन है वो क्या करती है? एंटागोनिस्ट होती है। फिर अपन ने माओ इनिबिटर्स और कोमेट इनिबिटर्स पढ़े। माओ इनिबिटर्स 2 तरीके के थे, A और B। ए वाला था वो तो ऑल पहले सब जगह पाया जाता है, बी वाला वो ओनली ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन वाला डोपामीन को तोड़ देता है, तो उसको अपन को क्या करना था? इनिबिट करना था। तो बी माओ ए बी एंटागोनिस्ट है वो कौन कौन से थे? सिलाजिन, रासाजिलिन और सेफेनोमाइड थी। तो ये क्या करते हैं? ये जब माओ बी रिसेप्टर है वो अगर किसको तोड़ता था? डोपामीन को तोड़ता था, तो फ्री रेडिकल्स निकलते थे, और वो फ्री रेडिकल्स है वो न्यूरॉन को क्या करते थे? डीजनरेट करते थे। तो उस चीज़ को भी इन्होंने क्या कर दिया? जब अपन ने एंटागोनिस्ट दे दिया तो फिर फ्री रेडिकल्स है वो भी कम हो गए और डीजनरेशन वाली प्रोसेस भी रुक गई। फिर अपन ने पढ़ा था कोमेट इनिबिटर 2 थे, कौन कौन से थे? टोलकापेन और एंटाकोल। तो जो टोलकापेन है वो तो क्या हो गया? बैन हो गया, क्योंकि वो टॉक्सिक था।
इसलिए यूज नहीं करते। फिर अपन ने डोपामिन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट पढ़े थे, जो कितने थे, एर्गोटिन और नॉन एर्गोटिन थे। एर्गोटिन है वो एक फंगस होती है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरा उसका वैज्ञानिक नाम है। तो जो अपन ने एर्गोट में दो दवाई देखी थी, और कौन सी थी, ब्रोमोक्रिप्टिन और प्रीगोलिड। ये दोनों क्या करती हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिससे गैंग्रीन हो जाता है, और ये फाइब्रोसिस भी करती है। लेकिन जो प्रीगोलिड है वो क्या करती है, कार्डियक वॉल में भी फाइब्रोसिस करती है मेनली। फिर अपन ने नॉन एर्गोटिन देखी थी, प्रेमिक्सोल और रोपिनिरोल। ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस हैं पार्किंसोनिज्म के लिए। और दूसरी बात, ये लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग नहीं है। ये दोनों वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करती हैं, फाइब्रोसिस भी नहीं करती हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस ये किस में थी, रेस्ट लेग सिंड्रोम में भी ड्रग ऑफ चॉइस थी। इनके दो साइड डिफेक्ट थे, हाइपरसोमनिज्म और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। जैसे कि अपने पढ़ा था, कौन सी शॉपिंग थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, कंपल्सिव शॉपिंग और पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। और फिर अपन ने पढ़ा था ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, जिसमें अपन ने एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स दिए थे, बेंजहेक्सोल, बेंजोट्रोपिन। ये दोनों क्या थी, ड्रग ऑफ चॉइस थी इसमें। फिर अपन ने H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के लिए भी पढ़ा था, जिसमें दो जनरेशन होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट होती है वो क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करती है। सेकंड वाली ये नहीं करती है। तो फर्स्ट में अपने पास एक ड्रग्स थी प्रोमिथाजीन, क्या थी, प्रोमिथाजीन। और फिर अपन ने बता दिया लास्ट में ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पार्किंसन, तो रोपिनेलोल और प्रेमीपेक्सोल, ठीक है। और अगर ड्रग ऑफ चॉइस ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, तो एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर, बेंजहेक्सोल, बेंजोट्रोपिन, ये दवाई होंगी। और अगर पूछ लिया जाए गोल्ड स्टैंडर्ड और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स इन पार्किंसोनिज्म, एल डोपा होगा। क्या होगा, एल डोपा होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना अगले लेक्चर, एंटी एपिलेप्टिक।